नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज से पुनः हम लोग सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें बिहार एसएससी का जो मैथ का सेट होगा और रीजनिंग का सेट होगा ये करेंगे। इसमें से टारगेट ये रखना है, 25 मैथ पूछेंगे तो 25 का 25 बनना चाहिए और 50 रीजनिंग पूछेंगे तो 50 का 50 बनना चाहिए। तो चलिए, इसमें जो मैंने 25 मैथ बनाया उस 25 में से मुझे 23 आया और आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ, आप कितना बना पाते हैं। चूंकि देखिए, प्रत्येक क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको पॉज करके देखना है, बना करके अपने से खुद से बना करके देखना है। अगर वो नहीं बनता है उसके बाद आप इसको देखिएगा और आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ कि आप कितना बना पाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो देखेंगे वो आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए, आज इसमें जो वॉल्यूम 1 जो आया है प्रैक्टिस सेट का उसको करेंगे हम लोग। इसमें कोई 31 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 31 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, उसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, 23,808 रुपये की धनराशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए बी के हिस्से का अनुपात 8:9 है और बी सी के हिस्से का अनुपात 3:5 है और सी डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है। तो बी का हिस्सा क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अगर देखिएगा गौर से तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। मतलब 23,808 रुपये को ए बी सी डी के बीच बांटना है, मतलब 4 आदमी के बीच बांटना है। इसमें ए और बी के हिस्से का अनुपात देख लीजिए आप। ए और बी के हिस्से का अनुपात मेरे भाई है 8:9 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात है आपको 3:5 है और सी और डी के हिस्से का अनुपात है आपको यानी कि 1:2 है। 1:2 मतलब कुल रुपया कितना है, यानी कि 23,808 रुपया को मतलब इस रेशियो में बांटना है ए बी सी डी के बीच। तो लास्ट में पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या है। क्वेश्चंस को आपको समझना है। 23,808 रुपया को ए बी बी सी सी डी के बीच बांटना है। ए बी के बीच 8:9, बी सी के बीच इतना 3:5 और सी डी के बीच 1:2 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इसमें कॉमन जो है उसको बराबर कर लेना है। चाहे आप दायां से बराबर करें या बायां से बराबर करें, लेकिन बराबर करना है। तो देखिए बराबर कैसे करना है, इसको ऐसे देखिए। देखिए इस दोनों रेशियो में आप देखिएगा तो बी बी कॉमन है और बी बी अगर कॉमन है तो कॉमन को बराबर करना है। इस बी में इसमें 9 है और इसमें 3 है, तो इस 3 को कितना से गुना करें ताकि 9 के बराबर हो। इस 3 को कितना से गुना करें ताकि 9 के बराबर हो। तो इस 3 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। याद रखिएगा, इस 3 को कितना से गुना करें ताकि इस 9 के बराबर हो। तो इस 3 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि इसको जिससे गुना करेंगे इसके साथ जो रेशियो है उसको भी उसी से गुना करना पड़ेगा। जैसे 3 को 3 से गुना किए तो 5 को भी 3 से ही गुना करेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, अब इस बी बी कॉमन को मैंने बराबर कर लिया। अब सी सी जो कॉमन है इसको बराबर करेंगे। तो देखिए ये 15 है और 1 है, तो इस 1 को कितना से गुना करें ताकि 15 हो। तो इस 1 को अगर हम 15 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस 1 को मैंने 15 से गुना किया, तो सी के साथ जो है उसको भी उतना ही से करना पड़ेगा गुना। जैसे 1 को 15 से किए तो इस 2 को भी 15 से ही करना पड़ेगा, तो 15 दूना 30 हो गया। तो मतलब ए बी सी और डी का रेशियो क्या आ जाएगा। ए का कितना हो गया आपको 8, बी का कितना हो गया 9, सी का कितना हो गया 15 और डी का कितना हो गया 30। मतलब अब 23,808 रुपया को 8, 9, 15, 30 के अनुपात में बांटना है। अब देखिए अनुपात में आपको देखना है कि कुल कितना रुपया है अनुपात में। तो इस अनुपात में पूरे रुपया को आप जोड़िए। तो देखिए 8, 9, 17, 17 5 8, 9, 17, 17 में 15 अगर आप जोड़िएगा तो 17 और 15 हो जाएगा 32। अब 32 में अगर आप 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 62। अनुपात में कितना पूरा रुपया है 62, जबकि रुपया में पूरा रुपया कितना है 23,808 रुपया। अनुपात में मेरे भाई कितना रुपया है 62, जबकि रुपया में कुल कितना है 23,808 रुपया। तो अनुपात 62 का मान अगर 23,808 है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो 23,808 बटा 62। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
निकालना किसका मान है, बी का मान, मतलब बी का हिस्सा कितना है। तो अनुपात 1 का मान इतना आया, तो अनुपात 9 का मान कितना होगा, तो अनुपात 9 का मान कितना होगा, तो 23,808 भागा 62 था गुने 9। अगर इसको एक यानी 23,808 को अगर 62 से भाग देंगे, जितना आएगा उसको 9 से भी गुना करेंगे तो उतना ही होगा। और मैंने डायरेक्ट लिख लिया है कि अगर अनुपात 1 का मान इतना है तो अनुपात 9 का मान कितना होगा, तो 23,808 बटा में तो 62 था ही, और 9 गुने 9। अगर ए बी का निकालना है तो 9 से करेंगे गुना, ए को का निकालना है तो 8 से करते, सी का निकालना होता तो 15 से करते, डी का निकालना होता तो 30 से करते। अब इसको काटिए, अगर इसको अगर आप काटिएगा तो इसको आप सबसे पहले आप काटना किससे, 31 से काटिए, तो 2 ही से काटिए सबसे पहले, तो 31 दूना 62 हो जाएगा। और इसको 2 से काटिएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 0 2 4 8। अब फिर 11,904 को आप 31 से काटिए, तो 11,904 को अगर आप 31 से काटिएगा तो देखिए 3 चौका 12, 120 ज़्यादा हो जाता है, तो 3 बार में लगाइएगा, तो 31 तिया हो जाएगा 93। घटाइएगा, 9 में से 3 गया तो 6, और ये बच गया 11 में से 9 गया तो 2 और 0। फिर 3 8 24, 31 8, 31 8 लगाएंगे तो 1 8 8 और 3 8 24। 10 में से 8 गया तो 2, और ये 5 में 4 गया तो 1, कट गया, अगला अंक उतारेंगे 4। फिर 31 चौका हो गया आपको 124, कट गया कट गया कट गया, मतलब 384। अगर 31 को इससे काटिएगा तो कितना आएगा, 384। अब फिर 384 को किससे गुना करना पड़ेगा, 9 से। तो 384 को अगर आप 9 से गुना कीजिएगा तो अनुपात 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 384 को अब तो 9 से करना पड़ेगा गुना, तो 384 को अगर 9 से कीजिएगा तो 4 9 36 का 6 3, 8 9 72, 3 75 का 5 7, 3 9 27, इसमें का 7 है, तो 27 और 7 34, यानी कि 3456 हो जाएगा। 3456, यानी कि बी का हिस्सा कितना हो गया, बीज शेयर 3456 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 3456, ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको पाओ यही क्वेश्चन, एक विभाजन नियम से भाजक भागफल का 9 गुना है। देखिए भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 9 गुना है। एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 9 नहीं 8 गुना है, भाजक भागफल का 8 गुना है, और शेषफल का 9 गुना है, और भाजक शेषफल का कितना गुना है, 9 गुना है। आपको गौर से देखना है कि एक विभाजन नियम में भाजक जो है भागफल का 8 गुना है, और भाजक जो है शेषफल का 9 गुना है। ठीक, यदि बोल रहा है शेषफल 24 है, अगर बोल रहा है शेषफल अगर दिया हुआ है 24 है, शेषफल 24 है, तो भाज्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें मैंने बताया था कॉमन को बराबर कर लेना है। जब भी रेशियो वाला सवाल आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम रेशियो पर ही बनाएंगे, और उसमें रेशियो को हमेशा बराबर करेंगे। तो देखिए इसमें भी भाजक है, इसमें भी भाजक है, इस दोनों भाजक को बराबर करना है। तो सोचिए इस 8 को कितना से गुना करे और इस 9 को कितना से गुना करे, ताकि आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए 8 को अगर 9 से गुना करेंगे, 9 को 8 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8 को 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72 हो गया, 8 9 72 हो गया। 9 को 8 से गुना करेंगे तो 8 9 72, ये भी हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि जिससे उस संख्या को गुना करेंगे उसके साथ जो अनुपात आया है उसको भी उसी से करेंगे। जैसे कि 8 को 9 से किए गुना, तो 1 को भी 9 ही से गुना करना है, तो 1 9 9। जैसे 9 को 8 से किए गुना, तो 9 को 8 से किए गुना, तो 1 को भी 8 से ही गुना करेंगे। अब देखिए आपके बीच रेशियो आ गया क्या, भाजक भागफल और शेषफल, शेषफल के बीच क्या आ जाता है, तो भाजक हो गया 72, भागफल हो गया 9, और शेषफल हो गया कितना 8। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है शेषफल कितना है, 24 है। शेषफल कितना है मेरे भाई, 24 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि भाज्य ज्ञात करना है। अगर शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा, शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा, यही ना, हाँ भाज्य क्या होगा।
अगर शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा? ठीक है, तो शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात कर लेना है शेषफल 8 त्रिक 24, तो भागफल कितना आता है 8 त्रिक 24, तो 9 27 ये होगा, चूंकि 3 गुना के रेशियो में चल रहा है। शेषफल 8 है तो भागफल कितना है 24 है, तो 8 त्रिक 24, तो 9 27, तो 72 तिया भाजक कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो भाजक हो गया 216, भागफल हो गया 27 और शेषफल हो गया 24। तो भाज्य आपको ज्ञात करना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक कितना है या आपको 216 है, 216 और भागफल कितना हो गया 27, तो भाजक और भागफल को गुना करेंगे तो इसको 216 को 27 से गुना करना है, तो 6 सत्ते 42, 1 सत्ते 7, 4 11, 2 सत्ते 14 और फिर एक अंक छोड़ करके 6 दूना 12, 1 दूना 2, इसमें का 1 2 3, 2 दूना 4, तो 2 2 1 3 और 4 3 7 और 4 1 5, कितना हो गया 5732 और शेषफल को ऐड करना है, शेषफल कितना हो गया 24, तो जोड़िएगा आप तो 4 2 6, 3 2 5, 7 5 यानी कि 5756, यानी कि भाजक हो गया आपको 216, भागफल हो गया 27 और शेषफल हो गया 24, तो यानी कि कितना हो रहा है 5756, जो कि 5756 होगा आपका ऑप्शन में 5756, 5758 आ रहा है, कहीं पर मिस हुआ होगा। तो 7 6 सत्ते 42, 4 1 सत्ते 7, 4 11, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, इसमें का 1 था तो 14 1 15, तो 5 3 8, तो यहाँ पर हो गया 8, तो 5856 आ रहा है 5856। अगर आपसे खुद बन जाता है तो क्वेश्चन को स्किप करके आगे देखना है, ऐसा नहीं है कि उसी पर लगे रहना है, उसके ठीक आगे चलना है, उसके आगे देखिए। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का विकर्ण रूट 31 सेंटीमीटर है। इसके बाद 35 नंबर बनाते हैं। पहले जो हमें पहले गलती हुआ है उसको नहीं बनाते हैं, उसको लास्ट में बनाएंगे। जो मुझे पहले गलती हुआ है उसको लास्ट में बनाएंगे और जो पहले मुझे बना है उसको पहले बताएंगे। तो एक आयत का विकर्ण रूट 31 है, इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है, आयत का विकर्ण रूट 31 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है एक आयत का, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे भाई यानी कि 25 है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। एक आयत का विकर्ण रूट 31 है और क्षेत्रफल 25 है, तो इसका क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि कितना दिया हुआ है रूट 31 दिया हुआ है। आयत का विकर्ण क्या होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर कितना है 31 है। तो रूट से रूट कट गया, कितना बचा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यानी कि 31 बचा। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 25, तो यानी क्षेत्रफल होता है क्या आयत का, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जो कि कितना दिया हुआ है 25। अच्छा एक चीज आप बताइए, इसको आप देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, चूंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर में कितना दिया हुआ है 31। तो अच्छा एल प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 और ए बी का मान कितना, ए बी एल बी, ए बी की जगह लिखेंगे एल बी, एल बी का मान कितना दिया हुआ है 25, तो 25 और बराबर में कितना हो गया 31। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 बराबर 31, 50 अगर इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये बाएं तरफ माइनस में तो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 31 प्लस 50 कितना हो जाएगा 81, अगर बाएं तरफ स्क्वायर है तो दाएं तरफ रूट हो जाएगा, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो गया रूट का 81, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो गया
81 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि l प्लस बी का मान कितना हो गया 9। अब आपको निकालना क्या है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई क्या है, ये लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 9, तो 9 2 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगर ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पहले बन गया है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस को ट्राई करना है, आपसे खुद बनाना है। एग्जाम में मैथ अगर 25 पूछेगा तो कोशिश यही रखना है कि 25 में 25 बने, और अगर रीजनिंग 50 पूछता है तो उसमें 50 में 50 बनना चाहिए, उसके बाद ही रिजल्ट संभव हो पाएगा बिहार एसएससी में, क्योंकि ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय में 30% वृद्धि और बचत में 20% वृद्धि हो जाती है तो उसको खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं आपको, रीना की खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। तो ये अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि रुकमणी पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन देखिए, रीना की खर्च उसके बचत से 300% अधिक है। तो रीना की जो खर्च है, मान लेते हैं हम बचत, हम रीना की बचत मान लेते हैं 100, तो खर्च क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो खर्च देखिए क्या कह रहा है, बचत से 300% अधिक है। रीना की जो खर्च है उसके बचत से 300% अधिक है। तो 100 का अगर आप 300 निकालिएगा तो 300 हो जाएगा, और उससे अधिक है तो यानी कि 300 प्लस 100, यानी कि उसका कितना हो जाएगा खर्च 400। तब न रीना की जो खर्च है उसके बचत से 300% ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी बचत 100 है तो उसकी खर्च 100 का 300 निकालेंगे तो 300, अब उससे न ज्यादा है 300%, तो कितना हो गया 400। तो इसका मतलब रीना की बचत 100 रुपये है तो उसकी खर्च कितना है 400 रुपये है। उसके बाद आगे देखिए, तो इसका मतलब क्या बनता है, उसकी आमदनी कितना है, अगर बचाता है 100 रुपया, खर्चा करता है 400, तो इनकम कितना हो गया आमदनी। आमदनी इससे कन्फर्म हो गया कि उसका कितना है, रीना का 500 रुपया है। उसके आगे देखिए आप, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि, आय में बोल रहा है 30% की वृद्धि, अच्छा आमदनी 500 रुपये है और उसमें बोल रहा है 30% की वृद्धि, मतलब न्यू आय, न्यू आय कितना हो गया आपको 30% की वृद्धि। तो 500 का अगर 30% निकालिएगा तो डबल जीरो कट गया, कितना हो गया 150, सॉरी 150। तो 500 रुपया था उसका आय, तो 150 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया आय में 30% वृद्धि, तो कितना हो गया 650 रुपया हो गया। और उसकी बचत में 200% की वृद्धि, और उसकी जो बचत जो था उसमें कितना की वृद्धि 200% की, 20% की वृद्धि, तो उसका बचत कितना था 100, तो 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा, तो 100 का 20% 20 होगा, तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। आय में 20% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि। तो उसके बाद बोल रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसके खर्च में देखिए आय 650 है और बचत 120 है। तो इसका मतलब है आय इतना है और बचत इतना है, तो खर्च कितना लिख लेगा, अगर आय 650 है और बचत 120 है तो खर्च कितना हुआ, तो आय माइनस बचत, सॉरी आय माइनस बचत खर्च होगा, तो 0 5 में से 2 गया तो 3 4। इसका मतलब है कि उसका खर्च अब कितना हो रहा है 430 रुपया, अब पहले खर्च कितना होता था 400 रुपया। तो बोल रहे हैं उसके खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि, उसके खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि, यही है उसके खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि। तो पहले 400 था अब 430 हो रहा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है 30 रुपया का वृद्धि हो रहा है। तो 30 गुने 100, अब अच्छा पहले कितना था 400 था, कितना की वृद्धि हुआ है 30 रुपया। तो ऐसे लिखिए कितना की वृद्धि हो रहा है 30 रुपया की वृद्धि हुआ है। अब पहले कितना था 400, क्योंकि 400 से 430 हुआ है गुने 100, इसको काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो कहाँ पर फॉल्ट हुआ है ये, उसकी बचत में 32.5 आया था, 300 उसकी आय में 30% की वृद्धि, तो उसकी आय में 30% की वृद्धि, तो आमदनी था 500 तो हो गया 650 रुपये, और बचत में 20% की वृद्धि, तो बचत था कितना 100 तो 120 हो गया। तो खर्च कितना हो गया, तो यानी कि 0 3 और 6 में से, अच्छा सॉरी 530 हो गया ये, मिस कर रहे थे। इसका मतलब है कि उसका खर्चा कितना हो रहा है, यानी कि
530 रुपया खर्चा हो रहा है, अब पहले खर्चा होता था कितना रुपया, 400 रुपया, तो कितना रुपया की वृद्धि हुआ, 130 रुपया की वृद्धि हुआ। तो 130 अब बट्टा में 400 गुने 100, अब काटेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 130 को 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 1 0 4 2 8 4 5 20, यानी कि 32.5% की वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद अगला है 36 के बाद 37 नंबर। छत्तीस के बाद 37 नंबर देखिए, 37 नंबर है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो पांचवी और छठी संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए 10 संख्या का औसत कितना है, 10 संख्या का औसत 32 है, ठीक, 10 संख्या का औसत 32 है, यानी कि गुना करेंगे कुल संख्या आ जाएगा। उसके बाद देखिए पहली 6 संख्या का औसत कितना है, 30 है, मतलब पहली 6 संख्या का औसत कितना है, 30 है, और अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है, तो अंतिम 6 संख्या का औसत 33 है, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, 12 संख्या में से 10 को संख्या, 12 कुल संख्या में से 10 कुल संख्या घटाएंगे तो 2 को कुल संख्या बचेगा। अब बोल रहा है वही 2 को कुल संख्या का औसत क्या होगा, बोल रहा है 10 संख्या का औसत 32 है, जिसमें पहली 6 संख्या का औसत 30 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 33 है, तो मतलब 6 संख्या का औसत 30 तो कुल संख्या ये आ गया, और 6 संख्या का औसत 33 तो कुल संख्या आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 संख्या का तो सॉरी कुल 12 संख्या आ गया। तो देखिए 6 3 का 18 और प्लस 6 3 का 18 और 6 3 का 18 एक 19 और माइनस यानी कि 320, इस दोनों को ऐड करेंगे 6 3 का 18 और ऐड करेंगे 8 9 8 17 3 माइनस 320, आप इसको घटाइएगा तो 8 7 में से 2 गया तो 5, कितना आया 58 आया। 58 मतलब अंतिम जो 2 संख्या इसका मतलब क्या बनता है 58। इस दोनों संख्या का औसत क्या होगा, तो 2 से भाग देंगे तो आ गया कितना 29, तो 29 आंसर। यानी कि 12 संख्या में से 10 संख्या घटा है तो 2 संख्या बचा, और वही 2 संख्या को औसत निकालना था तो 2 को मतलब 2 से भाग देंगे तो आ गया। उसके बाद देखिए अगला है 37 के बाद 38। x 3 अंकों की ऐसी संख्या है, x 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 10 12 21 35 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में 3 शेष बचता है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो बोल रहा है कि x एक संख्या है जिसको 10 से भाग देंगे फिर भी 3 शेष बचेगा, 12 से भाग देंगे फिर भी 3 बचेगा, 21 से भाग देंगे फिर भी 3 बचेगा, और 35 से भाग देंगे फिर भी 3 बचेगा, और 40 से भाग देंगे फिर भी 3 बचेगा, तो वो संख्या क्या है। तो बाय ऑप्शन बनाएंगे हम, तो इसको बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर बी 843 है। इस 843 को अगर आप 10 से भाग दीजिए या 12 से भाग दीजिए या 21 से भाग दीजिए या 35 से भाग दीजिए या 40 से भाग दीजिए, किसी से भी भाग अगर दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 3 ही शेषफल बचेगा, अतः ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। आपको इसको खुद से चेक करना है, ये आ जाएगा। अगला चलिए 38 के बाद 39 नंबर देखिए। 39 नंबर क्या है, 2 संख्याओं का योग कितना है 33 है, एलसीएम कितना है, तो 72 है, और एचसीएफ कितना है तो 3 है, तो वो संख्या ज्ञात करना है, ठीक। बोला है 2 संख्याओं का योगफल कितना है 33 है, एलसीएम कितना है 72 है, और एचसीएफ कितना है 3 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेते हैं प्रथम संख्या 3a है और दूसरा संख्या 3b है, ठीक, और दोनों का अगर योग करेंगे तो कितना दिया हुआ 33, ऐसे ही बनाना है इसको। एचसीएफ से मतलब रखना है, अभी एलसीएम को साइड करके रखिए, एचसीएफ पर ध्यान दीजिए। प्रथम संख्या को मान लेते हैं, अगर यहाँ पर 3 है तो 3a, अगर 5 रहता तो 5a, अगर 6 रहता तो 6a, ठीक। तो प्रथम संख्या 3a और दूसरा संख्या 3b बराबर 33, दोनों में 3 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिए, तो a प्लस b का मान कितना हो गया 33 हो गया। तो 3 इस दोनों के गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एचसीएफ, तो a प्लस b का मान कितना है 11 है, और उसके बाद देखिए एचसीएफ मतलब यानी कि 3a, प्रथम संख्या को 3a माने थे
और दूसरे संख्या को 3 भी माने थे। उस दोनों का एलसीएम कितना है, 72 है। तो इस दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 तो कॉमन हो गया, और ए बी तो कॉमन नहीं है, तो ए बी लेंगे तो 3ab। इस दोनों का लघुत्तम कितना हो गया, 3ab बराबर, जो कि कितना दिया हुआ है, 72। तो ए बी बराबर कितना हो गया, चूंकि 3 ए बी के गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो 72 में 3 हो गया, 72 को 3 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब ए बी का मान कितना हो गया, 24 हो गया, और ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 11 हो गया। अब आपको सोचना है खुद से कौन सी दो ऐसी संख्या ले जिसको जोड़ेंगे तो 11 होना चाहिए और गुना करेंगे तो 24 होना चाहिए। तो देखिए 8 और 3 एक ऐसी संख्या है जिस जो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 8 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। अब इसका मतलब है ए का मान कितना हुआ, ए 5 हुआ, सॉरी ए कितना हुआ, ए हो गया आपको 8 हो गया, और बी कितना हो गया, 3 हो गया। ए बी का मान कितना हो गया, 8, और बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब माने क्या था, संख्या 3 ए माने थे और 3 बी माने थे, तो संख्या बराबर क्या आ जाएगा आपको, संख्या बराबर हो गया यानी कि 8 3 24, और बी का मान कितना हो गया यानी 3b, तो संख्या हो गया यानी कि 3 3 9, तो 24 और 9, तो अंतर निकालना है, तो अंतर क्या हो जाएगा, तो 24 में से 9 घटाएंगे तो 14 में से 9 गया तो 5, और ये कितना आ गया, 15 का अंतर आ गया। यहाँ मिस किए थे, थोड़ा डायरेक्ट ले लिए थे, चूंकि जो संख्या लिए थे वहां से नहीं लिए थे, इसलिए मिस हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। देखिए 3 वर्षों में यदि 1900 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 रुपया हो जाती है, और 5 वर्षों में उसी ब्याज की दर से 11,400 रुपये की धनराशि हो जाएगी। तो बोल रहे 3 वर्षों में 1900 की धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपया हो जाती है। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक। पी कितना दिया हुआ है, कितना धनराशि है, तो यानी कि 1900 रुपया है, 1900 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितने, यानी कि 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 1900 हो जाता है। और 3 वर्षों में यदि 1900 रुपया की धनराशि, 1900 रुपया की धनराशि कितना हो जाता है, 2100 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 2100 रुपया, मतलब अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2100 दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 वर्षों में, मतलब 1900 की धनराशि कितना हो जाता है, 2100 हो जाता है। इसका मतलब मूलधन 1900 है और मिश्र धन कितना हो गया, 2100 है। मतलब 3 वर्षों में, तो समय 3 साल में 1900 रुपया कितना हो जाता है, 2100 रुपया हो जाता है। इसका मतलब SI कितना हो गया, साधारण ब्याज, तो 1900 2100 हो गया, तो ब्याज कितना निकल करके आ गया, 200 रुपया आ गया निकल करके। अब आप देखिए अगर ब्याज 200 रुपया आ गया तो यहाँ पर किस दर से है, दर निकालना है आपको। तो बोल रहा है कि यानी कि 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी, 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन को आपको समझना है। 3 साल में 1900 रुपया 2100 रुपया हो जाता है। इससे क्या कन्फर्म होता है कि ब्याज कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। तो आपको ये ज्ञात करना है कि दर क्या है। तो आपको सूत्र याद रखना है, साधारण ब्याज का क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बट्टा 100। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो यहाँ ब्याज कितना दिया हुआ है, 200, तो 200 बराबर P कितना है, तो 1900 गुने R कितना हो गया, तो R तो ज्ञाते करना है, और T कितना है, 3 वर्ष, अब बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये कटेगा नहीं कटेगा। 19 को 3 से गुना करेंगे तो 19 3 57, और R बराबर कितना हो गया, 200। तो R बराबर कितना हो गया, 200 बट्टा में 57, यानी कि रेट कितना हो गया, इतना हो गया। तो बोल रहा है कि 5 साल में 11,400 रुपया कितना हो जाएगा, यानी कि कितना रुपया हो जाएगा, P कितना लेना है, 11,400 रुपया, समय कितना हो गया 5 साल, और रेट कितना हो गया 200 बट्टा में 57, कितना हो जाएगा। तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर, अब बट्टा में ये 100। तो इसको देखना है कितना हो जाता है। तो ब्याज मूलधन कितना हो गया 11,400, और गुने समय कितना हो गया 5, और दर कितना हो गया 200, अब बट्टा में 57, अब बट्टा में 100। 11,400 को 57 से काटिएगा तो 57 दूना 114 हो जाता है, 2 जीरो बचा तो 2 जीरो, और फिर देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और 10 को 200 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपया। 2000 रुपया ऑप्शन में है। बोल रहा है कितना हो जाएगा, बोल रहा है 5 साल में ये कितना हो जाएगा। तो 2000 तो केवल ब्याज हुआ है, और 11,400 रुपया तो आपका मूलधन है। तो कितना हो जाएगा अमाउंट पूरा,
तो मिश्र धन कितना निकल करके आ जाएगा आपको, तो मिश्र धन हो गया 11,400 और प्लस में ये 2,000, तो 11,000 और 2,000, तो 11 12 13,400 रुपया। 13,400 रुपये है ऑप्शन में, 13,400 ऑप्शन नंबर सी है। मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन छोड़े थे जो कि बनाते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 30% छूट पर बेचा गया तो 20% की लाभ होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या है। चलिए ये भी बन जाएगा। 32 छोड़े हुए थे। नंबर हम अपना मन से मानते हैं माना कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना रुपये है, 100 रुपये है। अंकित मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये है। मान लेते हैं माना कि अंकित मूल्य 100 रुपये है। बोल रहा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य से 30% छूट पर बेचा जाता है, तो छूट कितना है, 30%। तो कितना में बेचा है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, तो ये अंकित मूल्य 100 छूट 30%, तो विक्रय मूल्य इससे का मतलब है कितना रुपया हो गया, 70 रुपया हो गया। ठीक। अब फिर भी बोलता है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 30% छूट पर बेचा गया, तो 70 में बेचा गया, फिर भी उसको 20% की लाभ होता है। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य तो 70 में बेचता है, फिर भी उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है, 20%। क्वेश्चन को गौर से देखना है कि अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, अगर उसको 30% छूट पर बेचेंगे, मतलब 100 का वस्तु है अंकित का, और उसको 30 रुपया छूटों में बेचेंगे, इसका मतलब 70 में बेचेंगे, फिर भी उसको 20% लाभ होता है। इसका मतलब है कि 70 से कम में खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना है, 20% का होल वैल्यू निकालना है। तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 20 बटा में 100, ये 20 का 20, 20 पंचे 100, और लाभ हो रहा है तो ऊपर जोड़ कर नीचे जैसे का तैसे, 5 में 1 6 जोड़िएगा तो 5 में 1 जोड़िएगा तो 6/5। और नियम है कि विक्रय मूल्य के होल वैल्यू को उल्टा गुना कीजिएगा तो क्रय मूल्य आएगा। तो 70 गुने ये 6/5 है, तो उल्टा गुना करेंगे 5/6 से, तो क्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, इसको काटिए आप, तो 2 तिया 6 और 35 गुना 70, और काटिएगा तो 5 या 25 और 5 तिया 15 तो 17/3। मतलब इसका मतलब है कि 175 रुपया, 175/3 इसका क्रय मूल्य है। तो 175/3 क्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। बोल रहा है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 840 है तो अंकित मूल्य कितना है। अब सोचिए मेरे भाई, अब 840 है, यहाँ पर 840 लिख लेते हैं। एक वस्तु का हम क्रय मूल्य इतना माने हैं तो अंकित मूल्य 100 है। अगर क्रय मूल्य 840 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो चूंकि अगर 175/3 अगर क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। इसका मतलब क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटा में 175/3, यही होगा। तो अगर 840 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं और अंदर बाहर गुना कर देते हैं। तो अंदर बाहर गुना करेंगे तो 100 को 3 से गुना करेंगे तो 100 यानी कि 100 गुने 3 और बट्टा में 175, क्योंकि बाहर गुना की 100 को 3 से तो 300 हो गया, और 1 को 175 से गुना करेंगे तो 175। अब देखिए अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य इतना था तो अंकित मूल्य इतना, अगर क्रय मूल्य 172/3 था तो यानी कि अगर क्रय मूल्य 172/3 था तो अंकित मूल्य 100 रुपया। तो क्रय मूल्य 1 माने हैं तो अंकित मूल्य कितना आ गया, इतना। अगर क्रय मूल्य 840 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो इसको 840 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए 3 से, 5 से काटिएगा, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 25 और 5 से तो 20 पंचे 100, और 5 से तो 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, इसको काटिए 7 से तो 12 सत्ते 84, 120। तो 4 को 3 से 12 गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 को 120 से गुना करेंगे तो 12 144, एगो जीरो है, 1440 रुपये। इसका मतलब है कि अंकित मूल्य इसका मतलब है क्रय मूल्य 840 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1440 रुपये। 1440 रुपये होगा ऑप्शन में, 1440 रुपये ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है कि जितना भी बताए हैं ये आपको समझ में आया होगा। 25 में 25 अगर आप मैथ में प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने बिहार एसएससी का एग्जाम दिया था जिसमें पीटी मेंस टाइपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन वो 14-16 के इशू के कारण 14-16 का जो मेटर था जिसकी वजह से मुझे फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप शुरू से अभी से एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप 25 में 25 मैथ में और 50 में 50 रीजनिंग में आप इजीली पूर्वक पा सकिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, आपका समय शुभ हो।